अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने बेसिक्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें पहला लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। और लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने प्रोटीन, लिपिड्स और फैट्स इंटेक के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इस लेक्चर में विटामिन्स के इंटेक, मिनरल्स के इंटेक और वाटर इंटेक की डिस्कशन करेंगे और फिर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। विटामिन इंटेक यानी डेली हमें कितना विटामिन चाहिए होगा। इंटेक का मतलब है लेना, ठीक है, कितना विटामिन हमें लेना चाहिए। दे एक्ट एज स्टीमुलेंट, ये हमारे जिस्म में स्टीमुलेंट का काम करते हैं। स्टीमुलेंट का मतलब होता है ये हमारे जिस्म को किसी काम के लिए एक्टिव करते हैं, बेदार करते हैं या पैगाम वगैरह देते हैं, स्टीमुलेट करते हैं हमारी बॉडी को। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स मीन्स मिलीग्राम्स पर डे, ये ज़रूरत होती हैं बहुत ही कम मिकदार में, यानी मिलीग्राम पर डे, एक दिन में सिर्फ चंद मिलीग्राम। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, अब विटामिन्स 2 किस्म के हैं, फैट सोलूबल विटामिन्स, वाटर सोलूबल विटामिन्स। फैट सोलूबल विटामिन्स जो चर्बी में यानी फैट्स में हल हो जाएं, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं। और जो वाटर सोलूबल विटामिन्स है उसमें विटामिन सी है और विटामिन बी कम्प्लेक्स। अब विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, जैसे विटामिन B12 है, इसी तरह मुख्तलिफ विटामिन्स हैं। तो जो फैट सोलूबल है दे स्टोर इन बॉडी, ये स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये जहन में रखना कि स्टोर बॉडी में होगा उस वक़्त जब ये फ़ैट में सोलूबल होगा। तो हमारे जिस्म में चूँकि फ़ैट स्टोर होता रहता है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, तो इसलिए ये विटामिन्स भी वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। और जब बॉडी में स्टोर होगा तो इसका मतलब है डू नॉट नीड टू टेक डेली, ये डेली लेने की ज़रूरत नहीं होती। वजह क्या है कि हमारी बॉडी में स्टोर है तो हफ्ता 10 दिन ये आराम से चल जाते हैं, बॉडी वहीं से ले रहा होता है, डेली लेने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ जो वाटर सोलूबल विटामिन्स हैं दे डू नॉट स्टोर इन बॉडी, ये हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होते। इसका मतलब है ये हमारे बॉडी से पेशाब के ज़रिए या बॉडी से वाटर जब निकल रहा हो तो ये उसके साथ, चूँकि ये वाटर सोलूबल है, पानी में हल होते हैं, तो जब वाटर जिस्म से पेशाब की शक्ल में, यूरिन की शक्ल में निकल जाएगा तो ये भी वहाँ से जिस्म से निकल जाएंगे। इसलिए जब ये बॉडी से निकलेंगे तो हमें डेली नीडेड, ये हमें रोज़ाना चाहिए होंगी, ठीक। अब आते हैं मिनरल्स इंटेक, मिनरल्स हमें कितनी चाहिए दिन में, ठीक। दे डू नॉट प्रोवाइड कैलोरी और एनर्जी, मिनरल्स हमें कोई एनर्जी वगैरह प्रोवाइड नहीं करते कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स की तरह। दे हेल्प इन मेंटेनेंस, ये हमारे जिस्म की मुरम्मत करते हैं, बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज़ और टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। ओनली 23 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, सिर्फ 23 एलिमेंट्स, यानी कुल तो 118 या 120 एलिमेंट्स हैं, उसमें सिर्फ 23 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने मिनरल इंटेक में। ये 2 किस्म के होंगे, नॉन मेटल्स और मेटल्स। अब मेटल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बिस्मिथ, बोरॉन और सिलिकॉन। और दूसरी तरफ जो मेटल्स होंगे उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकल, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। बोन्स एंड टीथ रिक्वायर, अब इम्पोर्टेंस क्या है इनका, बोन्स एंड टीथ रिक्वायर कैल्शियम एंड फास्फोरस, हमारे दांतों को मजबूती के लिए, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए और इसी तरह फास्फोरस। आयरन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन, और आयरन बहुत अहम जुज़ होता है हमारे हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन क्या चीज़ स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल होता है जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके सारे टिश्यूज़ में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आता है ताकि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। दे आर इन आयोनिक फॉर्म, और ये सारे आयंस ज़्यादातर आयोनिक फॉर्म में होते हैं,
जैसा कि आयरन +2 की शक्ल में, सोडियम प्लस की शक्ल में, पोटेशियम की शक्ल में, मैग्नीशियम की शक्ल में, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये आयनिक शक्ल में होंगे, सल्फेट या फॉस्फेट वगैरह की। अब स्टूडेंट्स में एक चीज़ जहन में रखना कि ये जितने भी आयंस की मिनरल्स की हमने बात की है, ये मिनरल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ जानदारों और उसके साथ पौधों वगैरह में भी जो है ये मिनरल्स हो सकते हैं सारे। ठीक, तीसरे नंबर पर है वाटर इनटेक। पानी हमें रोज़ाना कितना चाहिए? अबाउट 70% बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारे जिस्म का 70% जिस तकरीबन जो वज़न है वो पानी पर मुश्तमिल होता है, यानी हमारे हर सेल में पानी मौजूद होता है। और डेली हमें पानी कितना चाहिए होता है? यानी 2.5 to 3 लीटर्स, 2.5 से लेकर 3 लीटर पानी हमें डेली चाहिए होता है। ठीक, अब ये पानी स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि हम 2.5 से 3 लीटर पी रहे हों। अब ये जहन में रखना कि ये हम ड्रिंकिंग के थ्रू भी, मतलब पी कर भी ये हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे फूड्स के अंदर भी पानी मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम चाय पी रहे हों या इसी तरह कोई और खाना हम खा रहे हों तो उसके अंदर भी पानी की मिकदार मौजूद होती है। इट इज़ लॉस्ट फ्रॉम बॉडी इन यूरिन, और पानी हमारे जिस्म से पेशाब के थ्रू बाहर निकल रहा होता है, स्किन से पसीने की शक्ल में बाहर निकल रहा होता है, और लंग से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लंग से एक्सेल करते हैं, खारिज करते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हमारे बॉडी से निकल रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। आज इसमें हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि फूड और न्यूट्रिशन के इस चैप्टर में हम 6 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, उसके बाद विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर। तो आज हम पहला डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। विच मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स, जिसका मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी वो कार्बन जिसमें पानी मौजूद हो। जनरल फार्मूला है CxH2OY, यानी इसमें कार्बन होगा और कार्बन के साथ पानी के मालिक्यूल्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली। अब स्टूडेंट्स ये जो डिफिनेशन है ये यानी 100% परफेक्ट डिफिनेशंस नहीं है, इसलिए इसका जो ठीक डिफिनेशन होगा वो ये, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे OH वाले, ठीक है, बहुत सारे OH वाले या तो एल्डिहाइड ग्रुप्स होंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक, और कीटोन्स होंगे, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक स्टूडेंट्स, अब बात यह है कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते क्या हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसके बारे में समझा दूं। सबसे पहले एल्डिहाइड एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, फंक्शनल ग्रुप इसको कहा जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ बना दूँ, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स देखिए इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक, ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। ठीक, अब देखिए जी, इसमें सबसे पहले ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको बहुत सारे OH नज़र आ रहे हैं। इन OH की वजह से हम इसे कहते थे पॉलीहाइड्रिक, यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ें? पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स हैं। अब पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स? इसी तरह अब देखिए ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा होगा और बाकी पूरे चेन में ये वही OH ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, अब ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, आप देख लें। ठीक है, अब इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप है। और ये जो बहुत सारे OH आपको नज़र आ रहे हैं तो ये है पॉलीहाइड्रिक। तो अब देख लें आप कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ हैं? या तो पॉलीहाइड्रिक यानी बहुत से OH वाले एल्डिहाइड्स हैं या फिर बहुत से OH वाले कीटोन ग्रुप से, इन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। उम्मीद करता हूँ आपको एल्डिहाइड और कीटोन का कॉन्सेप्ट अब इसका समझ आ गया होगा।
Classification of carbohydrates. Carbohydrates can be classified on the basis of taste, reducing agent and molecular structure. कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हम 3 तरह से करेंगे, जायके की बुनियाद पर, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन करने की बुनियाद पर, और मालिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। अब स्टूडेंट्स बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, जायके की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन। तो जायके की बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट 2 किस्म के होंगे, पहला है शुगर्स और दूसरा है नॉन शुगर्स। शुगर्स दीज आर स्वीट, क्रिस्टलाइन, वाटर सोलुबल। क्रिस्टलाइन के स्टूडेंट्स मतलब होगा इनका मखसूस ज्योमेट्रिक शेप होगा, ठीक है। अब मखसूस ज्योमेट्रिक शेप से मुराद ये है कि हो सकता है ट्राइगोनल हो सकता है टेट्रागोनल हो सकता है रेक्टेंगुलर हो सकता है ये क्यूबिक स्ट्रक्चर वाले हों। तो दीज आर स्वीट, मीठे होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, वाटर सोलुबल पानी में हल होंगे, जैसा कि ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, सही। इसके बाद हम आते हैं नॉन शुगर्स पर। दीज आर टेस्टलेस, ये बेजायका होते हैं। एमोर्फस, एमोर्फस का मतलब है पाउडर फॉर्म में होंगे, ठीक है। पाउडर फॉर्म उसे कहते हैं जो क्रिस्टलाइन ना हो, जिसमें कोई एंगल्स एजेस ना हो, कोई इसमें एंगल्स भी नहीं होते और एजेस भी नहीं होते, तो ऐसे शक्ल को हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एंगल्स तो आप जानते हो अल्फ़ा बीटा गेमा एंगल्स होते हैं, और एजेस अगर आपको पता नहीं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वगैरह इसे हम एजेस कहते हैं। तो वो शक्ल जिसमें एंगल्स और एजेस ना हो उसे एमोर्फस या पाउडर फॉर्म कहते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते, जैसा कि स्टार्च है और सेल्यूलोज है। स्टार्च क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे ग्लूकोज का मिलाप होता है ख़ास किस्म की बॉन्डिंग के थ्रू, और सेल्यूलोज भी बहुत सारे ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है, लेकिन सिर्फ ये कि अरेंजमेंट थोड़ी सी ग्लूकोज की चेंज होती है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था बेसिस ऑफ टेस्ट पर। अब सेकंड क्लासिफिकेशन हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करना। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। अब देखिए एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन और एक टर्म होता है रिडक्शन, सही। ऑक्सीडेशन के हम 3 मतलब लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, और या फिर हम कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीजन दाखिल हो जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक। और इसी तरह स्टूडेंट्स अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी चीज़ पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो इससे ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। मिसाल के तौर पर सोडियम से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया क्योंकि पॉजिटिव में आ गया ना, पहले 0 था, सही। अब हमने इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, सोडियम पे पहले कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रिडक्शन क्या है, इसी का उलट है, ठीक है। इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और इधर हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इधर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो इधर होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ, ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था, यानी यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा था, तो यहाँ इसका उलट होगा, सही, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, जैसे कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो अगर हम इसमें क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, क्लोराइड माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का मतलब एक कम हो गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन ही और रिडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन कर सकते हो उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं,
और जो रिडक्शन कर सकते हो उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। दोबारा सुन ले, जो एटम्स या एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन कर सकते हो उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिड्यूसिंग या रिडक्शन कर सकते हो यानी ये ऑक्सीजन निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन दाखिल कर सकते हो, हाइड्रोजन दाखिल कर सकते हो, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो या तो ऑक्सीजन को निकाल देगा या इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा या हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। सही। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोहाइड्रेट्स दो किस्म के होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक। अब पहले आते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी वो शुगर्स या वो कार्बोहाइड्रेट्स जो दूसरों को रिड्यूस कर सकते हो। दूसरों को क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो, यानी उनमें से ऑक्सीजन को निकाल सकते हो या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन दाखिल कर सकते हो। दीज शुगर्स रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, ये शुगर रिड्यूस कर देते हैं किसको? टोलेंस रिएजेंट को। अब टोलेंस रिएजेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको भी डिटेल में समझाता हूँ। एंड फेलिंग सॉल्यूशन को, किसको? फेलिंग सॉल्यूशन को। तो ये शुगर रिड्यूस कर सकते हैं टोलेंस रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को, क्योंकि दे कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि इनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, तो वो रिडक्शन का काम करते हैं अलोंग विद OH ग्रुप्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है और ये किस तरह से रिडक्शन वगैरह करते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको टोलेंस रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सही, ठीक है। अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड को हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, सिल्वर, उसके साथ 2 अमोनिया, ठीक, और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। ठीक है, ये टोलेंस रिएजेंट है। क्या चीज़ है? इस कंपाउंड को कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। अब ये किस तरह रिड्यूस होगा, अब इसको हमने देखना है। ठीक, तो ये टोलेंस रिएजेंट हमने लिया, ठीक, OH, ये इसको हम मिलाएंगे एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ मिलाएंगे? एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको शुरू में बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये वाला। सही, इस ग्रुप के साथ हम इसे मिला रहे हैं। ठीक, ये एल्डिहाइड के साथ हम इस टोलेंस रिएजेंट को अगर मिला दें। ठीक, अब मिलाने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिल करके, ठीक है, ये इसके साथ मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, H2O वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक, और ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, ये इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे यहाँ। ठीक है, ये टोलेंस रिएजेंट के हम 2 मॉलिक्यूल बैलेंस करने की खातिर ले लेते हैं। ठीक, अब एक OH इस H के साथ जाकर वहाँ वाटर बना देगा। ठीक, अब इसमें से स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन जो यहाँ बाकी रहेगा, क्योंकि ये 2 OH हैं। ठीक, ये 2 OH है, तो इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ आकर लग जाएगा एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ लग जाएगा? एल्डिहाइड के साथ। पहले आप इसको देख लीजिए, ये दोनों सिल्वर अलग हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों सिल्वर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो OH है ये इस H के साथ मिलकर क्या बना देगा? वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और यहाँ से 2 अमोनिया भी अलग हो जाएंगे। ठीक, 2 अमोनिया भी क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एल्डिहाइड था, ये देखिए RC डबल बॉन्ड O, ठीक, ये इसी तरह रहेगा, और यहाँ पर क्या आकर के लगेगा? यहाँ पर एक ऑक्सीजन आकर लगेगा। ये देखिए यहाँ 2 OH थे, एक OH निकल गया, एक ऑक्सीजन रह चुका है इधर ही, तो वो इधर आकर के लग जाएगा, और उसके साथ NH4, यानी यहाँ पर ये देखिए अब 2 दूनी 4। ठीक है, यानी ये जो अमोनिया है यहाँ पर ये 4 हैं, तो 2 वहाँ चले गए थे। अब एक NH4 यानी NH3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ये NH4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बात ये है, हमने इसको असल में
सिर्फ इसलिए देखो स्टूडेंट्स, आपको मैंने सिर्फ ये समझाना था कि टोलेंस रिएजेंट होता क्या है। अब ये रिएक्शन आपको क्लियर होता है या नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपको सिर्फ ये पता चले टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। अब बात ये है, हमने ये कहा था यहाँ पर दीज शुगर्स रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, ये शुगर रिड्यूस करते हैं टोलेंस रिएजेंट को। अब रिड्यूस का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सिल्वर था, ठीक है, इस जगह इस कंपाउंड के अंदर यहाँ सिल्वर पे +1 चार्ज था। अब इस तरफ जो सिल्वर आपको नज़र आ रहा है, इस सिल्वर पे कोई चार्ज नहीं है। आपने सिर्फ इसको समझना है, ठीक है। ये देखना, जिसको मैं कलर बना रहा हूँ, आपने इसको सिर्फ समझना है, क्योंकि हम सिर्फ रिडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपने समझना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सिल्वर पे +1 चार्ज था इस कंपाउंड के अंदर, और यहाँ सिल्वर पर तीर के निशान के बाद यहाँ सिल्वर पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए इसमें से +1 से 0 हुआ, +1 से क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। अब इसका पता है क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ है जिसने इसके चार्ज को ख़त्म कर दिया। यहाँ क्या दाखिल हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे चूंकि मनफी चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो उसने प्लस को ख़त्म कर दिया। अब देखिए जी, इलेक्ट्रॉन का दाखिला क्या कहलाता था, इधर देखिए जी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता था, रिडक्शन, ठीक। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता था, रिडक्शन। यहाँ सिल्वर में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो सिल्वर की हो गई रिडक्शन, सिल्वर की हो गई क्या, रिडक्शन। और सिल्वर की रिडक्शन किसने की, इसने, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है जो अल्डिहाइड्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है और वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, टोलेंस रिएजेंट की रिडक्शन कर देते हैं। यानी ये ग्रुप टोलेंस रिएजेंट की क्या करता है, इसकी रिडक्शन कर देता है। अब रिडक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन सिल्वर में दाखिल हुआ और सिल्वर के चार्ज को ख़त्म कर दिया, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस था, ठीक हुआ। अब आपको समझ आ गया कि शुगर्स रिड्यूस करते हैं किसको, टोलेंस रिएजेंट को, और इसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन को। अब हम आते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की तरफ, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की तरफ। फेलिंग सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ये असल में आप यूँ कह सकते हो कि इसमें दो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, ठीक है, ए और बी का। अब फ़र्ज़ करें कंपाउंड ए है कॉपर सल्फेट .5H2 जो ब्लू कलर का होता है, और दूसरा इसमें दूसरा जो कंपाउंड है वो टार्टेरिक एसिड होता है, क्या होता है, या सोडियम टार्ट्रेट वगैरह, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला भी मैं पूरा लिख लूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। ये इन दो कंपाउंड्स का मजमुआ, इसको हम कहते हैं, ठीक है, इनको मिला करके हम क्या कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन में होता क्या है, ठीक है, मैं आपको सिंपली समझा दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है जो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होता है, ठीक। अल्डिहाइड ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट का है वो इस कंपाउंड के अंदर क्या करता है, ये जो कॉपर है, अब देखना ये फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है ये वाला, सॉरी ये, ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक। अब फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर ये जो कॉपर है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, बाकी कंपाउंड की बात नहीं करते, ठीक है। ये जो कॉपर है फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर, ये कॉपर होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। किस स्टेट में होता है, इस कंपाउंड के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। अब अल्डिहाइड्स क्या करते हैं, ये जो अल्डिहाइड है ये इस कॉपर को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर देता है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होने का मतलब ये है कि इस जगह पर, देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इस जगह कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है,
इस जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो ये प्लस को ख़त्म कर देगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने को हम क्या कहते थे, इसे हम रिडक्शन कहते थे। क्या कहते थे, रिडक्शन। इसका मतलब है कॉपर +2 रिड्यूस हुआ कॉपर +1 के अंदर, और इसको रिड्यूस कौन करेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और ये एल्डिहाइड ग्रुप खुद पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर इस रिएक्शन के। मैं पूरा रिएक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको वो जगह बता रहा हूँ जहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉपर +2 कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर +1 के अंदर। तो ये जो ब्लू सर्कल के अंदर बंद है ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो ये रिडक्शन कौन कर रहा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर की क्या हो गई, रिडक्शन। कॉपर की क्या हो गई, रिडक्शन। तो एल्डिहाइड्स रिड्यूस करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को, या एल्डिहाइड्स रिड्यूस करते हैं किसको, ठीक है। दीज शुगर्स रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्यों, दे कंटेन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एंड कीटोनिक ग्रुप्स अलोंग विद OH ग्रुप, ठीक, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर स्टूडेंट्स, दीज शुगर्स डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, यानी ये शुगर्स रिड्यूस नहीं कर सकते टॉलरेंस रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को, क्योंकि इनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है। असल में ये एल्डिहाइड ग्रुप रिडक्शन का काम कर रहा होता है, ठीक, अलोंग विद OH ग्रुप्स। अब इसका एग्जांपल है सुक्रोज। इसका एग्जांपल क्या है, सुक्रोज। अब सुक्रोज स्टूडेंट्स ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज पर मुश्तमिल होता है। मैं भी ज़रा आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक। ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये फ्रुक्टोज का है, सही। फ्रुक्टोज में सुक्रोज का। सुक्रोज में ये जो पहला यूनिट स्टूडेंट्स ये वाला, ये फ्रुक्टोज होता है, ठीक, और ये जो दूसरा यूनिट है ये इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक। तो ये जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, सही। यहाँ पर OH होगा, यहाँ OH होगा, ठीक, इसके अंदर ये इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, और यहाँ CH2OH होगा, यहाँ सिर्फ H होगा, ठीक। और ये इस तरफ जो है ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक हो गया। ये यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। तो ये इस तरफ वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इस तरफ वाला फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस पे गौर करें, इस पूरे में आपको कहीं पर भी आज़ाद एल्डिहाइड ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, यानी इसका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर था जो कि यहाँ जुड़ चुका है, सही। इस जगह पर इसका एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है, ग्लूकोज का। इधर देखिए जो शुरू में स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, ये स्टार्टिंग में इसका स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप था, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये यहाँ पर इसके साथ जुड़ करके बाउंड हो चुका है। अब चूंकि इस जगह कोई आज़ाद एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कोई भी आज़ाद एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसलिए ये रिडक्शन का काम नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को टेस्ट की बुनियाद पर और उसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट की बुनियाद पर। तो चूँकि लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी लंबा, वो भी काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा सब। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।